हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव इंस्पायर इंडिया पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। अब पृथ्वी भी एक ग्रह है तो इसमें आप साथ के साथ ये भी मान के चलें कि हम ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित दो विचारधाराएं सामने आती हैं। एक आरंभिक विचारधारा या जिसको हम कह सकते हैं प्राचीन विचारधारा, और दूसरी है आधुनिक वर्तमान विचारधारा जिसको हम वैज्ञानिक विचारधारा भी कह सकते हैं। तो आरंभिक विचारधारा के जो विद्वान हुए हैं जैसे थेल्स हुए हैं, एनेक्सिमेंडर हैं, पाइथागोरस हैं और हेराक्लिटस हैं, ठीक है। इन लोगों ने ये कहा है, इन विद्वानों ने, कि पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थों से हुई है, ठीक है। अर्थात जिस पदार्थ से पृथ्वी बनी है उन्हीं पदार्थों में एक दिन ये विलीन हो जानी है, ठीक है दोस्तों। तो आप आरंभिक ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आरंभिक विचारधारा वाला, आधुनिक या वर्तमान विचारधारा वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये सब लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आरंभिक विचारधारा में केवल इन वैज्ञानिकों के नाम हैं। आरंभिक विचारधारा के निम्नलिखित विद्वान हुए थेल्स, एनेक्सिमेंडर, पाइथागोरस, हेराक्लिटस। इन विद्वानों ने पदार्थ की महत्व का वर्णन किया है और पदार्थ से ही पृथ्वी का निर्माण माना है, ठीक है। और ये सारी परिकल्पनाएं अमान्य हैं। तो हम आधुनिक विचारधारा पे चलते हैं, ठीक है। तो आधुनिक विचारधारा के बारे में हम जानेंगे। आधुनिक विचारधारा को जब हम पढ़ते हैं तो उसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी दो भाग हैं, ठीक है। कौन सा? एक अद्वैतवादी विचारधारा और एक द्वैतवादी विचारधारा। देखो द्वैत का मतलब होता है दो, यानी कि ये कहते हैं कि दो तारे थे, एक तारा सूर्य के पास से गुजरा जो सूर्य से भी बड़ा था और उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसमें से सूर्य, छोटे सूर्य में से अलग होके छल्ले निकले बड़े सूर्य की ओर को, और वो जब वो बड़ा सूर्य दूर चला गया तो फिर वही जो छल्ले से निकले थे वही सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। और ये माना जाता है कि इसीलिए पृथ्वी आग का गोला थी और आज भी अंदर से इस गर्म है और ये सूर्य से ही बनी है, ठीक है। ये लोग क्या कहते हैं? द्वैतवादी विचारधारा, ये एक ही तारा मानते हैं कि एक ही तारा था, उसी से निर्माण हुआ था। तो हम समझ के चलते हैं दोस्तों। पहले हम अद्वैतवादी विचारधारा में दो विद्वान हैं, कांट और लाप्लास, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कांट की वायव्य परिकल्पना पढ़ते हैं। कांट से भी पहले 1749 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक काम्टे द बफन ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार प्रकट किए, ठीक है। इनसे भी, कांट से भी पहले। अब देखो एक तो ये आ जाता है कि वायव्य परिकल्पना किसने दी, और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, यह तो सही जोड़ों में आ जाएगा मिलाने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। डिटेल्स में नहीं आता, डिटेल्स में तो आपको लिखने के लिए पूछा जाता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये काम्टे द बफन है, इनका ये मानना था कि सूर्य से एक विशाल धूमकेतु, सूर्य से भी विशाल एक धूमकेतु सूर्य से टकराने के बाद सूर्य के कई सारे हिस्से टूटकर अलग हो गए जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इन्होंने, ये किसने बताई बात? काम्टे द बफन ने, धूमकेतु वाली, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कांट एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कांट कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक, और बात है 1755 की, यानी कि इनसे 6 साल बाद में पृथ्वी इन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना दी। इन्होंने कहा कि निहारिका अत्यधिक तेजी से घूर्णन कर रही थी। जो निहारिका बनी थी, आकाश गंगाएं, है ना, घूर्णन कर रही थी, जिससे अत्यधिक ऊष्मा की वृद्धि हुई, ठीक, जिससे अपकेंद्रीय बल अधिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। देखो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लेना, वॉशिंग मशीन में समझ लेना, या रास्ते पर घूमते हुए इस पे से ऐसे क्वेश्चन। देखो अब केंद्रीय बल का मतलब है जब बहुत तेज चीज़, किसी चीज़ को घुमाएंगे, जैसे आप बाल्टी में पानी लो, बाल्टी में पानी घुमाओ बहुत तेज़ी से, तो वो नीचे को गहरा होता जाता है और साइडों में ऊपर उठता जाता है, यानी कि वो बाहर निकलने के लिए उछलता है। तो अब केंद्रीय बल वो है जिसमें वस्तु बाहर की ओर भागती है, और अधिकेंद्रीय बल है जिसमें वस्तु अंदर की ओर भागती है। वॉशिंग मशीन में जो पानी सूखता है, या दूध मशीन की क्रीम से दूध निकालने की जो क्रीम निकालने की जो मशीन होती है, दूध से जो क्रीम निकालते हैं, वो भी अपकेंद्रीय बल। ऐसी वॉशिंग मशीन, ऐसी
मोड़ पे आपने देखा होगा सड़क को ऊंचा बनाया जाता है ताकि हम अपकेंद्रीय यानी कि बाहर की ओर को ना जाए। कभी कभी आपने देखा होगा मोड़ है, तीव्र मोड़ है, और उस पे जो है हम बाइक या साइकिल मोड़ रहे हैं तो उसको मोड़ने में परेशानी होती है ना। तो इसीलिए रोड को उस साइड से ऊंचा उठा करके बनाया जाता है, बाहर की साइड से अंदर, ताकि जो हमारा अपकेंद्रीय बल है वो अंदर की ओर रहे। ठीक है, तो आप समझेंगे इन्होंने क्या कहा कि अपकेंद्रीय बल यानी कि बाहर को जाने वाला बल अधिकेंद्रीय बल से अधिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो घूम रही थी ना, घूर्णन कर रही थी, इसलिए ज़्यादा हो गया। ठीक है, जिससे निहारिका से गोल गोल आकार के छल्ले निकले। कालांतर में यही छल्ले ग्रह बने और निहारिका का जो अधिकांश हिस्सा शेष बचा वही बाद में सूर्य बना। ठीक है, तो ये कांट ने अपनी विचारधारा दी। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। इन्होंने क्या कहा है इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कांट की निहारिका परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा कि घूमती हुई नेबुला या निहारिका के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुला संकुचित हो गई, छोटी होगी जो घूम रही थी, और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकला जो बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गया। तो निहारिका कांट की वायव्य परिकल्पना हो या लाप्लास की निहारिका परिकल्पना हो, लगभग सेम है। बस इन्होंने ये कहा है कि अब अपकेंद्रीय बल का नहीं लिया है इन्होंने उदाहरण। इन्होंने कहा है कि इनकी जो निहारिका थी जब वो घूम रही थी तो कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुला संकुचित होगी और बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकल गए। इनकी पुस्तक भी है, तो पुस्तक भी पूछ ली जाती है। लाप्लास की कौन सी पुस्तक है? द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि 1796 में लिखी गई थी। चलो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं द्वैतवादी विचारधारा या द्वैतारक। द्वैतारक का मतलब दो तारों से संबंधित है। तो सबसे पहले चैम्बरलेन एवं मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना है जो कि 1900 ईस्वी में आई। ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा, ब्रह्मांड में एक तारा तो सूर्य था, एक और था। ठीक है, सूर्य भी एक तारा ही है। अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। द्वैतारक का मतलब मैंने बताया आपसे दो तारे। ठीक है, दो तारे माने हैं इन्होंने। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से शिगार का आकार कुछ ग्रहणों निकलकर अलग हो गए। देखो ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब इसके पास से इससे भी बड़ा एक और निकला। ठीक है, और जब ये निकला तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी और इसमें से इस तरीके से छोटे आकार के होते हुए, ठीक है, ऐसे शिगार के आकार के, शिगार देखिए ना सिगरेट की तरह, उसमें से छल्ले बाहर निकले। ठीक है, कुछ ग्रहणों निकलकर अलग हो गए जब यह तारा जब सूर्य से बाहर चला गया यानी कि दूर चला गया। जो बड़ा वाला तारा था जब इससे दूर चला गया तो इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाएगी और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति रह जाएगी। तो ये जो छल्ले से बाहर निकले थे ये ही सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। ठीक है, यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकले यह ग्रहणु सूर्य के चारों ओर घूमने लगे और यही धीरे धीरे संघनित होकर या ठंडे होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये चैम्बरलेन एवं मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना थी। ठीक है, आगे है, देखो आपको अगर डिटेल्स में भी नहीं लिखना क्योंकि ये बहुत डीपली है। आप इससे ज्योग्राफी वाले बच्चे तो इससे पढ़ के नेट आदि वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो आप इतना भी लिख, वैसे तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। आपको बनाना है समय निकाल के नोट्स तो आप बना सकते हैं, फ़ायदा ही देंगे भविष्य में। तो चैम्बरलेन एवं मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना, ये याद रखेंगे कि ग्रहणों परिकल्पना किसकी है? चैम्बरलेन एवं मोल्टन। आगे है जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना। ये 1919 में आई। ठीक है दोस्तों, जेम्स जीन्स का मानना था कि सूर्य के पास से जब तारा गुजरा तो तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप सूर्य से ज्वार के रूप में एक पिंडनुमा संरचना अलग हो गई। ठीक है, ऐसे ही जैसे ज्वार उठता है जल का, जैसे ये बताया था मैंने, यहाँ पे इन्होंने शिगार बताया था, वहाँ पे ज्वार के रूप में एक पिंड बता रहे हैं जो बाद में ग्रह बने। ठीक है, हेराल्ड जेफरी ने इस परिकल्पना का समर्थन किया और अपनी एक परिकल्पना दी जिसमें जेफरी के अनुसार एक अन्य तीसरा तारा भी था। जेफरी क्या बता रहे हैं कि एक अन्य तीसरा तारा भी था। यह तीसरा तारा दूसरे तारों से टकराया जिससे दूसरा तारा टूटकर बिखर गया।
ठीक है। यह तीसरा, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तीसरा तारा था वो दूसरे तारे से टकराया और वो टूटकर बिखर गया और इस तारे का यह टूटा भाग अर्थात बिखरा हुआ स्वरूप ही ग्रहों में परिवर्तित हो गया। अब पढ़ेंगे तीसरी, रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन बाद में यह साथी तारा तीसरे तारे के संपर्क में आ गया। इन दोनों तारों के मध्य विपरीत दिशा में बल लग रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में देखो, दोबारा से देख लो, साथी तारा था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा था, लेकिन बाद में यह साथी तारा तीसरे तारे के संपर्क में आ गया और इन दोनों तारों के मध्य विपरीत दिशा में बल लग रहा था। विपरीत दिशा का मतलब होता है ये एक दूसरे की ओर आकर्षित नहीं हो रहे थे, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनका घूर्णन दिशा अलग अलग थी। जैसे जैसे यह तीसरा तारा साथी तारे के पास आता गया तो इनके मध्य आकर्षण बल बढ़ता गया। बाद में साथी तारे में विस्फोट हो गया जिससे उसके टुकड़े हो गए। देखो, विपरीत दिशा का बल है, एक इधर की ओर इसका बल लग रहा था, इसका इधर की ओर बल लग रहा था, लेकिन ये पास में आते गए। ठीक है, तो इनके मध्य आकर्षण बढ़ता गया, बाद में साथी तारे में विस्फोट हो गया जिससे उसके टुकड़े हो गए और जो बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, आगे है फ्रेड होयल एवं लिटिलटन की आद्यते तारा या अभिनव तारा परिकल्पना। इन्होंने अपनी परिकल्पना 3 तारे आधार मानकर दी। इनका मानना था कि तीसरा तारा साथी तारे से टकराया और छोटे छोटे टुकड़े सूर्य के चक्कर लगाने लगे जो बाद में ग्रह बने। देखो सेम सी है ना, तो आप बस ये याद रखेंगे कौन सी किसने दी है। रसेल ने द्वैतारक दी है, फ्रेड होयल लिटिल ने आद्य तारा या अभिनव तारा की परिकल्पना दी है। आगे चलते हैं, ओटो सिमड ने अंतरितारक परिकल्पना दी है 1950 में। इनका मानना था कि सूर्य आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा था, तो उसी समय सूर्य के आकर्षण बल से कुछ गैसीय और बादल के समूह अलग होकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। ठीक है, आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा था, तो ये कहते हैं जब सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा था तो सूर्य के आकर्षण बल से आकाशगंगा का कुछ भाग अलग हो गया, उससे गैसीय और बादल समूह अलग होकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगे जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों ये हमारे ग्रहों के बारे में था और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला जो भी टॉपिक आएगा उसको हम बताएंगे। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।